अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ यूनिट थर्ड शुरू हो गई है ना। तो यूनिट थर्ड इज़ अबाउट हार्मनी इन फैमिली। परिवार व्यवस्था है, संबंधित है। तो परिवार क्या है, सोसाइटी क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फैमिली, है ना, व्हाट इज़ सोसाइटी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ हार्मनी इन फैमिली, है ना, परिवार व्यवस्था के बारे में इसमें डिस्कस हम कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना, एक परिवार के बारे में एक प्रपोजल है जो हमें वेरीफाई करना है ना। तो वो 3-4 बातें इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। परिवार में जो आपसी संबंध है, ह्यूमन्स का, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में जो संबंध है उसका आधार 9 भाव होते हैं, 9 फीलिंग्स होते हैं। तो उन 9 फीलिंग्स को पूछ सकता है, इनके नाम पूछ सकता है कि व्हाट आर द 9 फीलिंग्स, है ना, विच फॉर्म द बेस ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो वो 9 भाव कौन से हैं, है ना। तो जैसे पहला भाव देखते हैं तो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट है, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट है, फीलिंग ऑफ अफेक्शन है, फीलिंग ऑफ केयर है, फीलिंग ऑफ गाइडेंस है, फीलिंग ऑफ रेवरेंस है, फीलिंग ऑफ ग्लोरी है, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, एंड फीलिंग ऑफ लव है। इन सभी फीलिंग्स पर इंडिविजुअली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं कई बार। ठीक है। तो ट्रस्ट का मतलब विश्वास, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, अफेक्शन का मतलब है स्नेह, केयर का मतलब ममता, गाइडेंस का मतलब वात्सल्य, रेवरेंस का मतलब श्रद्धा, ग्लोरी का मतलब गौरव, ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, और लव का मतलब प्रेम। तो ये 9 भाव हैं, है ना। ये 9 भाव ही ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, जो एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध है, उसका आधार है। ठीक है। इनमें जो ट्रस्ट है दैट इज़ फाउंडेशन वैल्यू। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन इज़ फाउंडेशन वैल्यू, या व्हाट इज़ फाउंडेशन वैल्यू। तो ट्रस्ट इज़ फाउंडेशन वैल्यू, वहाँ फिर ट्रस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ कंप्लीट वैल्यू। तो इन 9 फीलिंग में जो लव है दैट इज़ कंप्लीट वैल्यू। ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केयर एंड गाइडेंस। केयर और गाइडेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। एक्चुअली केयर और गाइडेंस जो है दोनों ही अफेक्शन के आउटकम है। जिसको मैंने अपना संबंधी माना है ना, तो उसके साथ 2 भाव और जुड़ जाते हैं। एक भाव केयर का है, एक भाव गाइडेंस का है। केयर है सामने वाले की बॉडी को नर्चर करने का भाव, प्रोटेक्ट करने का भाव, जिसको मैंने अपना संबंधी माना है। और गाइडेंस है उसके सेल्फ को समझदार जिम्मेदार बनाने का भाव, है ना। ये है। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एक्सीलेंस और कंपटीशन में क्या डिफरेंस है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अफेक्शन और लव में क्या डिफरेंस है। तो ये जब आप यूनिट थर्ड पढ़ेंगे, हार्मनी इन फैमिली, तब इन सभी फीलिंग्स पर वहाँ डिस्कशन जो है वो उसमें बताया जाते हैं सब बातें। तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं तो फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस है। इंटेंशन मतलब हमारी चाहना, और कॉम्पिटेंस का मतलब है योग्यता, उस चाहना को पूरे करने का जो प्रोग्राम है, जो उसकी हमारी एबिलिटी है, दैट इज़ कॉम्पिटेंस। तो इंटेंशन को देखें तो इंटेंशन तो हम सबकी कॉमन ही है। हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड कॉन्टीन्यूटी, ये सब हम सबकी इंटेंशन है ना। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि हम उस इंटेंशन को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। ये है। तो जब हम ट्रस्ट की स्टडी करते हैं तो ट्रस्ट को समझने के लिए, है ना, हम इन 2 टर्म्स को हमें समझना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन आई ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर। तो जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उस पर मैं कैसे विश्वास करूँ, उसका क्या प्रोग्राम है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आगे चलते हैं तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया कि अटेंशन और रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है ना। कि दूसरा मुझ पर ध्यान दे, क्या वो सम्मान है, या जो रेस्पेक्ट जो प्रपोजल की फॉर्म में बताया गया है कि मैं स्वयं का भी और सामने वाले का भी राइट इवेल्युएशन करूँ, ये रेस्पेक्ट है ना। तो कुछ लोग क्या है, अटेंशन को ही सम्मान मान लेते हैं कि सामने वाला मुझ पर ध्यान दे, वही मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट प्रोग्राम। सामने वाला मुझ पर ध्यान दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसकी व्यक्तिगत समझ है ना। तो इसलिए प्रोग्राम ऐसा हो कि जिससे मेरा निरंतर सुख इंश्योर हो। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट में क्या भेद है, सम्मान और अपमान में क्या अंतर है। तो जब हम सामने वाले का राइट इवेल्युएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, तो वह सम्मान है। और जब हम सेल्फ के अलावा किन्हीं और पैरामीटर को लेकर सामने वाले का इवेल्युएशन करते हैं, जैसे बॉडी के आधार पर, है ना, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है,
उसके पास कितनी सुविधाएं हैं, उसकी कितनी बड़ी पोस्ट है, वो ताकतवर है या कमज़ोर है। जब इन पैरामीटर के बेस पर हम सामने वाले को एवेल्युएट करते हैं तो दिस इज़ रॉन्ग एवेल्यूएशन। क्योंकि बॉडी संबंधित जितने ही पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर कभी भी हम सिमिलर नहीं हो सकते। क्योंकि ना तो संसार के सारे व्यक्ति गोरे हो सकते और ना ही सारे काले हो सकते, ना सारे लंबे होंगे, ना सारे नाटे होंगे, ना सारे मोटे होंगे, ना सारे पतले होंगे। ये तो एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो बाह्य रूप रंग है, उसमें तो विविधता, डाइवर्सिटी हमेशा देखने को मिलेगी ही। तो उस आधार पर अगर हम सामने वाले को जांचेंगे, उसका मापन करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, तो वहाँ कभी भी हमें सिमिलरिटी या यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो दैट विल बी द रॉन्ग एवेल्युएशन। तो ये सब वहाँ बात बतानी है। फिर 3 टर्म और आई है रॉन्ग एवेल्युएशन। 3 तरीके से हो सकता है, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन एंड अदरवाइज इवेल्युएशन। जब मैं अपना भी या सामने वाले का भी ओवर इवेल्युएशन कर देता हूँ, मतलब जो मैं हूँ उससे ज़्यादा है ना, उसको मैं आँक देता हूँ, उसका आकलन कर देता हूँ, तो वो है ओवर इवेल्युएशन। तो जब मैं अपना ओवर इवेल्युएशन करता हूँ तो उससे मुझ में ईगो इंश्योर होता है, अहंकार, है ना। और जब मैं सामने वाले का ओवर इवेल्युएशन करता हूँ तो फिर मेरे मन में उसके प्रति एक अटैचमेंट, एक मोह, एक आसक्ति पैदा होती है। ऐसे ही अंडर इवेल्युएशन है कि सामने वाला जो है, आपने उसको एग्जैक्ट वो नहीं बताया, उससे कम आपने उसको आंक लिया, उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो दिस इज़ द अंडर इवेल्युएशन। और एक होता है अदरवाइज इवेल्युएशन कि आप सामने वाले को मानव ही नहीं मान रहे, उसको किसी पर्टिकुलर एनिमल के नाम से उसको इंडिकेट कर रहे हैं या उसको रेफर कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से वो उसका अदरवाइज इवोल्यूशन हो गया। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, उसके बूढ़े पर बहुत सारे बाल हैं, तो आपने कहा कि भालू कहीं का। कोई व्यक्ति बड़ा चंचल है, आप कहते हैं बंदर कहीं का। तो अब आप उसको इंसान भी नहीं मान रहे, अब आप उसका अदरवाइज इवोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। मानव भी नहीं मान रहे उसको, किसी जानवर से उसकी तुलना कर रहे हैं, है ना। ये उसका अदरवाइज इवोल्यूशन हुआ इस प्रकार से। तो ये 3 टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे बनते हैं और आगे भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर है डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप। संबंध में जो भेदभाव होता है ना। तो रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, और हमारे पास कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, कितनी हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, है ना, या हम अनपढ़ हैं, है ना, किस मज़हब को बिलोंग करते हैं, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं। इन सब के आधार पर जो है भेदभाव देखने को मिलते हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, मानवीय लक्ष्य क्या है। इन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। तो हमारे जीने के 4 लेवल हैं और हर लेवल से संबंधित एक गोल है ना। जैसे फर्स्ट गोल जो दिखाई पड़ता है ना, वो है राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक मानव के अंदर सही समझ हो, है ना। फिर दूसरा गोल है फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, हर परिवार में समृद्धि का भाव हो। थर्ड गोल दिखाई पड़ता है फियरलेसनेस इन सोसाइटी, समाज में अभय हो। और फोर्थ गोल है हार्मनी इन नेचर, प्रकृति में हार्मनी हो उस हिसाब से, है ना। तो ये जो है 4 गोल हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इनके बारे में आप 4 गोल के नाम लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर 1 लाइन सब में और चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, अखंड मानवीय समाज, ये क्या है, इस पर क्वेश्चन बना है। तो जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस है, जब उस न्याय व्यवस्था को हम परिवार से विश्व परिवार तक इंश्योर करते हैं, तब अखंड मानवीय समाज की स्थापना होती है। तो टू इंश्योर जस्टिस फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली इज अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, यही अखंड मानवीय समाज है, ठीक है। फिर है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, अर्थात प्रत्येक मानव का, है ना, दूसरे मानव के साथ भी और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी, कुल मिला के समग्र प्रकृति के साथ, संपूर्ण प्रकृति के साथ जब हर एक मानव सम्मान पूर्वक जी पाए, है ना, या सम्मान पूर्वक उसका जीना हो, वो सभी के साथ सम्मान पूर्वक जी पाए, इसी को बोलते हैं सार्वभौम मानवीय व्यवस्था। तो इट इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, सभी के साथ संबंध का भाव, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जंतु, है ना, जितने भी और बाकी रिसोर्सेज हैं, सभी के साथ में
सम्मानपूर्वक जी पाऊँ, ठीक है, हर कोई मानव ऐसा जी पाए। तो इसी को कहा सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर है फेयरलेसनेस इन सोसाइटी, जो कि हमारा थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन एंड वर्क, उत्पादन और कार्य क्या है ना, इसके बारे में पूछ सकते हैं। जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो जब जो पारिवारिक संबंध है ना, फैमिली रिलेशंस हैं या परिवार में ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन है, जब उस इंटरेक्शन में म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर होती है, उभय सुख इंश्योर होता है, उसी को जस्टिस कहा। इस पे क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रिजर्वेशन, सुरक्षा क्या है ना। उसके बाद क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट ऑफ सेल्फ बॉडी एंड वेल्थ। जो सुरक्षा वाला क्वेश्चन आया है, प्रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन है, प्रिजर्वेशन के अंदर 3 बात आती हैं, एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन, अर्थात संवर्धन, संरक्षण एंड सदुपयोग। तो जो रिसोर्सेज हैं, है ना, सेल्फ बॉडी वेल्थ, या फिर कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, इन रिसोर्सेज का संवर्धन करना अर्थात एनरिचमेंट करना, इन रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना अर्थात संरक्षण करना, इन रिसोर्सेज का सदुपयोग करना अर्थात राइट यूटिलाइजेशन करना, है ना, यही क्या है, बेसिकली प्रिजर्वेशन है, यही सुरक्षा है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एक्सचेंज एंड स्टोरेज पे क्वेश्चन बन सकता है कि विनिमय और कोष क्या है और किस प्रकार से विनिमय कोष होना चाहिए, है ना। जब हम सुविधाओं को एक्सचेंज करते हैं तो संबंध के भाव से एक्सचेंज किया जाए सुविधाओं को, है ना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज किया जाए, या फिर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के अर्थ में हम एक्सचेंज करें। ऐसे ही जब घर में चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, हम घर में सुविधाओं को उपयोग करते हैं, उपयोग के बाद जो चीज़ बच जाती है उसे हम स्टोर कर लेते हैं। तो जब चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं तो संबंध के भाव से स्टोर करें, या फिर शोषण के भाव में स्टोर करनी है कि घर में अपने तो इतना ला कर रख लिया, है ना, स्टॉक। जैसा अभी कोरोना काल में क्या हुआ था कि लोगों ने घर में दवाइयों की स्टॉक रख ली घर ला के, है ना। तो दवाइयों की जो किल्लत मार्केट में दिखाई पड़ी, फिर जिन लोगों ने दवाइयों को घर में स्टोर किया, फिर उन लोगों ने ही ऊंचे दामों में फिर दवाइयों को उनको बेच दिया पैसा कमाने के लिए। तो लोग तो वैसे ही परेशान थे, ऊपर से दवाई महंगी मिल रही है। अब जो सक्षम था व्यक्ति, समर्थ था, उसने दवाई ले ली, जो नहीं समर्थ था वो नहीं ले पाया, है ना। तो इस तरीके से मानव एक दूसरे का शोषण कर ही रहा है। तो जब भी एक्सचेंज हो और चीज़ों को हम स्टोर करें तो संबंध के भाव से करें, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर, जो मानवीय व्यवस्था है ना, उसकी 5 डायमेंशंस कौन सी हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है, बेसिकली जो हमने अभी 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स बताए आपको, उनको पूरा करने का प्रोग्राम है ये, है ना। एक तरीके से ये हमारा पार्टिसिपेशन है लार्जर ऑर्डर में। तो जब इन 5 डायमेंशंस में मानव अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर करता है, तब वो 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पूरा होते हैं। अब ये 5 डायमेंशंस जो हैं ये कौन सी हैं, है ना, ये आपको बता देता हूँ मोटा मोटा में। जैसे एजुकेशन, संस्कार है फर्स्ट डायमेंशन। दूसरा स्वास्थ्य संयम, हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन, ये सेकंड डायमेंशन है। थर्ड है प्रोडक्शन वर्क, उत्पादन कार्य। उसके बाद है जस्टिस प्रिजर्वेशन, न्याय सुरक्षा, है ना। और लास्ट है एक्सचेंज स्टोरेज, विनिमय कोष। जब इन डायमेंशंस में, इन डोमेन्स में, इन एरियाज़ में ह्यूमन बींग्स अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर करेंगे सही समझ के साथ, तभी जो हमने मानवीय लक्ष्य हमें दिखाई पड़े थे, तभी उनका फुलफिलमेंट हो पाता है ना। तो ये आपको 5 डायमेंशंस के नाम लिखने को पूछ सकता है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या है, परस्पर पूरकता क्या है ना। म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या है, उभय सुख क्या है। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी क्या है, उभय समृद्धि क्या है। इन पर भी हम क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट कैन से सस्टेनेबल प्रोडक्शन, है ना। तो ऐसा प्रोडक्शन जो पीपल फ्रेंडली भी हो और इको फ्रेंडली भी हो, है ना। प्रोडक्शन किसका, सुविधाओं का। तो जो भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इस तरीके से प्रोड्यूस करनी है, या इस प्रकार की सुविधाओं को हमें प्रोड्यूस करना है कि जो सुविधाएं पीपल फ्रेंडली भी हो और इको फ्रेंडली भी हो, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन हमारा इस प्रकार से है तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर है साइक्लिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो साइक्लिक हो, अर्थात जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं
वो एक समय के बाद, यूज़ होने के बाद नेचर की साइकिल में वापस जा सके। इस साइक्लिक प्रोसेस को हम बोलते हैं आवर्तनशील प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना, आवर्तनशील उत्पादन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब बेटा आगे चलते हैं। अब आपकी यूनिट 4 स्टार्ट होगी है। इट इज़ अबाउट हार्मनी इन नेचर। यहाँ हम प्रकृति की जो व्यवस्था है उसको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि नेचर क्या है, व्हाट इज़ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर 4 ऑर्डर्स इन नेचर। तो पूरी प्रकृति को 4 ऑर्डर्स में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ना। तो उनके नाम पूछ सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा क्या है, मेटीरियल ऑर्डर है, पदार्थ अवस्था है। फिर उसके बाद प्राणिक ऑर्डर है, प्राणिक ऑर्डर को हम प्लांट ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर है एनिमल ऑर्डर, जीव अवस्था। और फोर्थ नंबर पर है ह्यूमन ऑर्डर, है ना, मानव अवस्था या ज्ञान अवस्था। क्योंकि ज्ञान का जो पोटेंशियल है, सही को समझने का पोटेंशियल, ये मानव के पास ही है। तो ये प्रकृति के 4 ऑर्डर हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्मनी इन नेचर, है ना, नेचर की जो हार्मनी है उससे क्या मतलब है आपका, ठीक है। तो जो प्रकृति में संतुलन है ना, जो प्रकृति के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, चारों ऑर्डर हैं, है ना, इनमें आपस में एक इंटरकनेक्टेडनेस होना, एक दूसरे को एनरिच करना, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी, है ना, रिलेटेडनेस एंड एनरिचमेंट। एक दूसरे को जब एनरिच करते हैं तो उससे ही प्रकृति में हार्मोनी इंश्योर होती है। जैसे पेड़ की पत्ती मिट्टी में गिरती है, डिकम्पोज होती है, उससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, है ना। तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे तो मिट्टी एनरिच हुई। अब उन न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट्स वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, तो फिर प्लांट्स फिर एनरिच हुए, प्लांट्स को खाद मिल गया। तो प्लांट भी एनरिच हो रहे हैं, मिट्टी भी एनरिच हो रही है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एनरिचमेंट। तो जब इस प्रकार से चारों ऑर्डर में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल एनरिचमेंट होता है ना, उसी को कहा हार्मनी इन नेचर। फिर क्वेश्चन बनता है कि रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर क्या है, सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर क्या है। तो रिसाइक्लेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन ही वो 2 मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा प्रकृति में हार्मोनी एंश्योर होती है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो चारों ऑर्डर्स हैं नेचर में, है ना, उनका कन्फर्मेंस क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, किस प्रकार से वो अपने को एक्सप्रेस करते हैं, बिहेव करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर पूछा है कि चारों ऑर्डर्स में कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, है ना, उस पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल 4 ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक एक्टिविटी ऑफ ऑल 4 ऑर्डर्स इन नेचर। जो चारों ऑर्डर हैं उनमें कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल 4 ऑर्डर्स इन नेचर। प्रकृति के जो चारों ऑर्डर हैं उनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका स्वभाव क्या है, इस पर क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इनेटनेस ऑफ ऑल 4 ऑर्डर्स। चारों ऑर्डर्स की इनेटनेस क्या है, ठीक है। अब ये टर्म आई है ना, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और इनेटनेस, इनका मोटा मोटा मतलब समझ लो, ठीक है। जो प्रकृति के चारों ऑर्डर हैं इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जिनके द्वारा वो अपना रोल प्ले कर रही हैं इस अस्तित्व में। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई यूनिट, है ना, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई यूनिट अपना रोल प्ले करती है इस अस्तित्व में, है ना, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। उस प्रॉपर्टी को, उस यूनिट का हम नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं। ऐसे ही इनेटनेस है, इनेटनेस का मतलब है धारणा, है ना, या धर्म, है ना। तो हर यूनिट के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको उससे हम छीन नहीं सकते। द प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट इज नोन एज इट्स इनेटनेस, है ना। तो हर इकाई के पास ऐसा कुछ विशेष गुण होता है जिसको उससे हम छीन नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। जैसे पदार्थ है, पदार्थ के पास गुण होता है कि पदार्थ अस्तित्व के अंदर बना ही रहता है। इस गुण को हम पदार्थ से छीन नहीं सकते, है ना। तो कि पदार्थ है, हम उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पदार्थ जिन मूल तत्वों से बना है, जिन एटम्स से बना है, एलिमेंट्स से बना है, हम उनको नष्ट नहीं कर सकते। वो एलिमेंट्स अस्तित्व में बने ही रहेंगे, है ना। तो ये पदार्थ की इनेटनेस है। तो अस्तित्व के अंदर बने रहना ही पदार्थ की क्या है, या एलिमेंट की इनेटनेस है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, है ना, ठीक है। तो ये चारों ऑर्डर की इनेटनेस पूछ सकते हैं। फिर पूछा है स्वभाव या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल 4 ऑर्डर्स। तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के रूप में पूछ सकता है
या फिर स्वभाव के रूप में पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरकनेक्टेडनेस अमंग ऑल फोर ऑर्डर्स। चारों ऑर्डर्स आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं, किन ऑर्डर्स में म्यूचुअल फुलफिलमेंट देखने को मिलता है आपस में, और कौन सा ऑर्डर ऐसा है जो बाकी ऑर्डर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट वे में नहीं जी पा रहा है ना। तो ये इसमें बताना है। तो जो पदार्थ अवस्था है, मेटेरियल ऑर्डर है ना, या फिर इसके अलावा प्लांट ऑर्डर है और एनिमल ऑर्डर है, इनमें तो आपस में, इन तीन ऑर्डर्स में आपस में म्यूचुअल फुलफिलमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही ह्यूमन बींग्स की एंट्री होती है ना, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी नासमझी के द्वारा इन तीनों ऑर्डर से अच्छी अच्छी चीज़ें, रिसोर्सेज को तो ले लेता है, लेकिन बदले में क्या देता है? कूड़ा करकट, वेस्ट, गंदगी, पोल्यूशन। तो इस तरीके से मानव अपनी नासमझी के कारण बाकी तीन ऑर्डर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट के आधार पर नहीं जी पा रहा है। तो उस चीज़ को हमें समझा सकते हैं, ठीक है। जबकि मानव को होना कैसा चाहिए? सभी के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट के आधार पर वो जी पाए। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि परसेवरेंस क्या है। एक्चुअली हमारे जो मानव का मूल स्वभाव है उसमें बातें देखने को मिलती हैं। ये जो 6 बातें लिखी हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, यही मानव का मूल स्वभाव है ना। तो इन सब पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो मूल स्वभाव क्या है मानव के? उसमें ये वैल्यूज़ हैं, धीरता, परसेवरेंस, ब्रेवरी, वीरता, जेनरोसिटी, उदारता, काइंडनेस, दया, बेनिफिशेंस, कृपा, कंपैशन, करुणा। इन सबको अलग अलग डिफाइन करना है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट है यूनिट्स एंड स्पेस में क्या डिफरेंस है। तो इस पूरे अस्तित्व में दो ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं हमें रियलिटीज़ के रूप में, यूनिट्स एंड स्पेस। यूनिट्स तो ये हैं ही आपकी, जो बताया मैंने आपको, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, सब क्या हैं? ये यूनिट्स हैं। और जितनी भी यूनिट्स हैं वो स्पेस में सबमर्ज्ड हैं, शून्य में सबमर्ज्ड हैं, ठीक है। तो यूनिट्स और स्पेस के डिफरेंस को हम यहाँ बता पाएंगे। यूनिट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो स्पेस के साथ की स्पेस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनमें क्या भेद है उसको समझ पाएंगे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एग्जिस्टेंस, है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोएग्जिस्टेंस। तो जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्टेंस है ना। और इस एग्जिस्टेंस में दो ही रियलिटीज दिखाई पड़ती हैं, यूनिट्स एंड स्पेस। एंड ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट टुगेदर विद स्पेस, दिस इज नोन एज कोएग्जिस्टेंस। कोई भी यूनिट है वो स्पेस के साथ एग्जिस्ट करती है ना। यूनिट्स एंड स्पेस आर इनसेपरेबल, इनको हम पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो यूनिट्स स्पेस के साथ ही एग्जिस्ट करती है, इसी को हम कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं, है ना। फिर है यूनिट्स भी दो प्रकार की होती हैं, मैटेरियल एंड कॉन्शियस यूनिट। उनके डिफरेंस को पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गठनशील और गठनपूर्ण क्या है, ठीक है। तो जो यूनिट्स हैं, है ना, जो मेटेरियल यूनिट्स हैं वो गठनशील हैं, क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है। तो जिस यूनिट की भी कंपोजिशन चेंज हो जाए, मतलब जो समय में एक सी ना रहे, है ना, वो सब क्या है? गठनशील है। दूसरी है गठनपूर्ण, जैसे कॉन्शियसनेस है, जिसको हम जीवन बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं, इट इज़ गठनपूर्ण, है ना। उसकी कंपोजिशन बदलती नहीं है। तो जिस इकाई की कंपोजिशन ना बदले, है ना, एक बार बन गया तो बन गया, अब ना तो उसके अंदर से कोई एलिमेंट बाहर आएगा, ना बाहर से कोई एलिमेंट उसके अंदर एंटर कर सकता, तो उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। प्रस्ताव रूप में ऐसा बताया गया है। तो ये गठनशील गठनपूर्ण के बारे में बताया है। तो जिसका कंपोजिशन ना बदले दैट इज गठनपूर्ण, और जिसका कंपोजिशन बदलता रहता है दैट इज गठनशील, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये सेल्फ की क्रियाएं हैं, है ना, इन पर क्वेश्चन बना है। क्रिया पूर्णता क्या है और आचरण पूर्णता क्या है ना। तो इसमें डिफरेंस पूछा गया है। ये सब यूनिट अपना जो 4 है उसका ये पार्ट है। यहाँ तक यूनिट 4 हमारी जो है ख़त्म हो जाती है। अब हम यूनिट 5 पर आते हैं, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ एथिक्स, है ना, व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, व्हाट इज़ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट या डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, या व्हाट इज़ डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो जो हमारा सही आचरण है ना, वही हमारा क्या है? एथिकल या डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट है। तो जब सही समझ इंश्योर होती है ना, हम चीज़ों को जान पाते हैं, नोइंग कर पाते हैं, तो फिर हमारे आचरण में एक निश्चितता दिखाई पड़ती है। फिर जो हमारा व्यवहार कार्य है ना, वो डेफिनेट होगा, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक आदमी के साथ
हम दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं दूसरे के साथ दूसरे तरीके से, है ना। जब हम सब ह्यूमन बींग्स का राइट रिवोल्यूशन कर लेंगे तो हमारे आचरण में निश्चितता आ जाएगी। अभी तो क्या है, हम जाति के आधार पर, है ना, उसके पास कितना रुपया पैसा है, धन दौलत है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। मानव से जुड़ी हुई 30 वैल्यूज़ हैं। अभी 9 वैल्यूज़ तो हमने जो फैमिली वाला चैप्टर है उसमें परिवार व्यवस्था में समझी थी। उसके अलावा 6 वैल्यूज़ मैंने बताई स्वभाव में आपको, है ना। जो आपने अभी स्वभाव मैंने बताया था, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये 6 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इस प्रकार से और भी वैल्यूज़ हैं जो इसमें हम यूनिट 5 के अंदर मेंशन की गई हैं। तो 30 वैल्यूज़ के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आर्टिस्टिक वैल्यूज़ क्या हैं और यूटिलिटी वैल्यू क्या है ना। कला मूल्य और उपयोगिता मूल्य, तो ये सुविधाओं से संबंधित है ना। सुविधाओं की हमें आवश्यकता है ना। और उन सुविधाओं को हम लंबे समय तक कैसे यूज़ कर पाएँ, कैसे उनको उपयोग कर पाएँ, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, इस पर क्वेश्चन बनता है ना। तो जिसमें स्वनारी, स्वपुरुष, स्वधन, अगर ये इसके क्या है, ये इसके एक तरीके से पिलर्स हैं चरित्र के, कैरेक्टर के। ठीक है, पॉलिसी क्या है, नीति क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब भी एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को हम पढ़ते हैं तो उसके 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, है ना। वैल्यूज़, कैरेक्टर एंड पॉलिसी। तो इन तीनों के द्वारा ही जो है जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है ना वो इंश्योर हो पाता है। नीति को देखते हैं, पॉलिसी क्या योजना है, क्या प्रोग्रामिंग है ना। तो उसके लिए अर्थ नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, राज्य नीति है ना, पॉलिटिकल पॉलिसी है, और धर्म नीति है, पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इन पर क्वेश्चन बन सकता है ना। फिर है कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्वेश्चन आया है ना। तो जो हमारा कॉम्पिटेंस है वो प्रोफेशंस, मतलब जो हमारा प्रोफेशन है जहाँ हम जॉब करते हैं, तो उसके आधार पर हमें क्या करना है, अपना कॉम्पिटेंस को बिल्ड करना है, ताकि वहाँ भी हम एक ऑनेस्टी के साथ, एथिक्स के साथ काम कर पाएँ। प्रोफेशन में भी एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो उतनी योग्यता हमारी विकसित हो जाए कि जहाँ प्रोफेशन में हम, जो भी हमारा प्रोफेशन है, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम एथिक्स के साथ, है ना, ऑनेस्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ, है ना, संबंध के भाव के साथ हम जॉब कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम अपने जो हमारी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, हमारा पद है, उसका मिसयूज़ करें, कोई घपला कर दे, है ना, इस तरीके से नहीं। या अपने साथी का अपमान नहीं करना, है ना। जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे फुलफिल करना है टाइमली। ठीक है, सबका ध्यान रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है। अब है उसके बाद क्वेश्चन, इसमें देखें ध्यान से, तो ये आता है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो पीपल फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली है, उसको बोलते हैं होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सब क्या है, ये टेक्निक्स कैसी हैं, ये सब होलिस्टिक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली है। ठीक है, और इन्हीं को हम दूसरे रूप में बोल देते हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, है ना। और ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे सीएनजी बनाया, बायोडीजल बना, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट चीज़ हुए हैं ये, है ना, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। या पानी को कंजर्व करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, तो दैट इज़ ऑल्सो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। बात समझ रहे हैं ना। ये है रीनेबल एनर्जी क्या है ना। तो जो सौर ऊर्जा है ये क्या है आपकी, रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, बायोमास एनर्जी रिन्यूएबल है, जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल है। ये सब उसमें हम पढ़ सकते हैं, है ना। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा आचरण मानवीय किस प्रकार से हो, तो उसके लिए क्या कोड है, क्या कंडक्ट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, या क्या पॉलिसीज़ हैं, वो सब ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना। होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम, जो भी उत्पादन का, जिस जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है, जैसे खेती में प्रोडक्शन करते हैं, है ना, सुविधाओं का, गेहूँ का, चावल का, है ना, तो वो होलिस्टिक हो। होलिस्टिक का मतलब एक तरीके से पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली हो। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बेटा कुल मिला के 5 यूनिट के मैंने आपसे सारे जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उनको डिस्कस मैंने कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगभग इसी से आएंगे सारे, है ना। हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चंस अलग से वो दे दें
या आपके जो नॉलेज है कितनी समझ बनी, है ना, उसको चेक करने के लिए समाज से या परिवार से कुछ एक दो क्वेश्चंस फ्रेम कर दें अलग से, ये हो सकता है। लेकिन एक बार कंटेंट आपने सही से पढ़ा होगा, है ना, तो फिर उन क्वेश्चंस को भी आप कर पाओगे। जब हमारी समझ बनती है ना किसी विषय से संबंधित, तो फिर हम ऐसे जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं तो अपनी समझ के आधार पर उन्हें भी कर पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर रटे नहीं जाते। ये सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे जीवन से, हमारे जीने से संबंधित हैं। इसलिए इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को कभी रटना मत, इसको समझना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो आज इस वाले पार्ट में तो मैंने ये जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो कि सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, है ना, लगभग सभी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। इनको आप, जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले ये सभी क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। इनको देख लेना, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिएगा, इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें बोलना, तो फिर मैं नोट्स ही प्रोवाइड कर दूंगा इनके, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबडी।